हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सी श्याम पारासर स्वागत करता हूं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डी टी डबल ए और ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के टाइम पे कैरी करने हैं। यानी कि यही वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले देखने हैं। और साथ ही साथ मैंने ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर का कंटेंट भी है इसमें मार्क करवा दिया है जो आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है। बाकी जो कंटेंट है या तो वो कंटेंट आपको रिवीजन लेक्चर से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, और जो कुछ कंटेंट है वो हो सकता है कि रिलेवेंट ना हो तो आप उसको इग्नोर मार सकते हो। साथ ही साथ मैंने डी टी डबल ए का मैंने कोई कंटेंट मार्क नहीं करवाया, ठीक है ना। और इसके अलावा डी टी डबल ए का एक क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आता है हमारा प्रैक्टिकल, उसका एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो फॉर्मेट खुद मैंने एग्ज़ाम में फॉलो किया था और शायद क्वेश्चन सही हुआ था पूरा, तभी मेरे को अच्छा स्कोर हुआ डी टी में। वो फॉर्मेट आपको दो बेनिफिट देने वाला है। पहला, टाइम का कंजम्पशन, यानी कि जितने टाइम में अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो पहले वो देख लेना, और उसके बाद मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उस फॉर्मेट से आप उस क्वेश्चन को करना। आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितना टाइम आप लेते हो उससे बहुत कम टाइम में आप उसको कर पाओगे, और गलती होने की संभावना भी उसमें कम हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो के एंड में वो फॉर्मेट भी ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर ट्रांसफर प्राइजिंग को लेकर। कितना कंटेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने बीबी सर के जो रिवीजन लेक्चर हैं वो 3-4 बार सुने होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि कुछ कंटेंट जो है यहाँ पे इस मोमेंट पे इरेलेवेंट हो जाता है। तो वो क्या है, रिवीजन लेक्चर से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हम इतना सारा कंटेंट एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ सकते। तो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलेवेंट कंटेंट है वही हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 92 है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये सेक्शंस रेलेवेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर दो। आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सेक्शन 92 भी नहीं देखना है। एसोसिएट एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन क्या होती है, जब आप रिवीजन लेक्चर सुन रहे होंगे 3-4 बार तो आपके दिमाग में ये बैठ गई होगी, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी कैसे करते हैं, इसके 5 मेथड है, आप इनको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल अगर आप यहाँ देख लेते हो तो क्वेश्चंस में मैं आगे मार्क करवाने वाला हूँ, तो क्वेश्चंस मत देखना, और क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ इसको स्किप कर देना, ठीक है। इसके बाद ये मेथड जो है आप एक बार देख लेना। इसका ये एग्जाम्पल है, ये भी देख लेना, ये एग्जाम्पल देख लेना। ये मोर देन 1 ALP अगर आता है, ठीक है, इसको आप रिवीजन लेक्चर से एक बार इसके कॉन्सेप्ट समझ लेना। बाद में आपको ये नहीं पढ़ना एग्जाम के मोमेंट पे, क्योंकि ये आता ही नहीं है। जो रेंज कॉन्सेप्ट है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि किस केस में आपकी ALP को एओ डिटरमाइन कर सकता है, उसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये अपना रेंज कॉन्सेप्ट आता है जो एग्ज़ाम में बहुत अटैम्प्ट हो चुके हैं, नहीं पूछा है, मुझे नहीं लगता है एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। आप इसको कट कर दो। इसके बाद यहाँ से रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, याद भी करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये टाइम लिमिट, ये इम्पोर्टेंट है। सेफ हार्बर रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल है नहीं तो काम के हैं नहीं। ये सिर्फ आपको रिवीजन लेक्चर से समझ लेना है, ठीक है ना, कि डॉक्यूमेंट मेंटेन करना किसको रिक्वायर्ड है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेनल्टीज इसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो पेनल्टीज आपको देखनी पड़ेगी। अप्पा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही कंटेंट है जो आपको एग्ज़ाम के पहले भी अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा कंटेंट अप्पा वाला आपको याद करके चलना है। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद कंडीशंस क्या है रोल बैक प्रोविज़न के लिए वो आपको देखनी है। कब रोल बैक प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे वो भी आपको देखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये ट्रांसफर प्राइजिंग के लिए
मतलब इससे ये क्रक्स है ट्रांसफर प्राइसिंग का जो मैं बता रहा हूँ। और इफेक्ट क्या होगा अप्पा का वो भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, ये आपको देख के चलना है। इसके बाद ये कुछ सर्कुलर्स हैं, अगर आप रिवीजन लेक्चर से इनको समझ लेते हो तो फिर आपको इस मोमेंट पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में ये याद आ जाएंगे कि मतलब क्या केस है कि अप्पा और रोल बैक वाले जो वो कि कौन अप्पा को ले सकता है और कौन अप्पा नहीं ले सकता, और रोल बैक प्रोविजन कब एप्लीकेबल हो सकता है और कब एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सारे इन सर्कुलर्स में बताए हुए हैं। तो आप इनको एग्ज़ाम के टाइम पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर रिवीजन लेक्चर अच्छे से सुन लेते हो तो ये सर्कुलर्स आपके पास याद होंगे, और आप एग्ज़ाम से पहले वाले रिवीजन में इनको पढ़ लो तो आपको एग्ज़ाम के मोमेंट पे इनको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम के मोमेंट पे नहीं देखने हैं, आप एग्ज़ाम से पहले इनको पढ़ लो 1-2 बार। इसके बाद आता है ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाना अच्छे से, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसका सारा कंटेंट है वो, ये टाइम लिमिट वाला एक्सेस मनी का, ये इम्पोर्टेंट है, और ये जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम से पहले जब अभी आप लेक्चर देख रहे हो तो अभी तो आप इसको कर लो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझना। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, वो आपको करना है। अब जो सेक्शन आता है वो है 94A, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद द पर्सन लोकेटेड इन NJA। इसको आप देख लेना, रिवीजन लेक्चर से समझ में आ जाएगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट है, आपको लास्ट मोमेंट पर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मेन जो है वो TDS रेट 30% है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको याद नहीं रखना है, ये भी नहीं देखना है लास्ट के मोमेंट पे। ये फर्नेसिंग रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में पेनल्टी की बात आती है, तो वो इम्पोर्टेंट है ये वाली, ठीक है। तो आपको ये पेनल्टी देख लेनी इसमें से। ये ऊपर वाला टेक्स्ट है, आपको इतना नहीं देखना है, ठीक है, ये याद रखना पेनल्टी, और ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद नॉन लेवी ऑफ द पेनल्टी, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। मास्टर फाइल के लिए इसको आप देख लेना, ये बस इतना है, ठीक है। इसके बाद नीचे मत देखना है, काम का नहीं है कंटेंट, ठीक है, ये भी नहीं देखना है। ट्रांसफ़र टू इनकम एन आर ओ, ये रेलेवेंट नहीं है। ये है आपका लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको देखना है। इसके बाद तो आइए अब बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम से पहले दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूँ मैं, ये जो कंटेंट है आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, तो आपको सिर्फ इसे अभी कॉन्सेप्चुअली याद करना है कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें इंटरेस्ट रेट का जो है वो मेन ट्रीटमेंट है। एक इंडियन कंपनी 4% पे बोर्डिंग करती है, और जो रेट होती है इंटरेस्ट वो लाइबोर प्लस 150 पॉइंट रहती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस को अगर देखें तो वो बताते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो लाइबोर प्लस 200 पॉइंट होगी। तो ये एक्चुअल में आर्म लेंथ पे तो ये होना चाहिए। अगर इसको इंडियन कंपनी लगाती है तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो ज़्यादा आ जाएगी। इसका मतलब वो होगा कि अगर हम आर्म लेंथ प्राइस बेस्ड ट्रांजेक्शन को लेंगे तो इंटरेस्ट को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये हमारे लिए एडवर्स हो जाएगी। तो इसका जो इम्पेक्ट है मेनली वो तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम इसे आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं लेंगे। तो ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन के आंसर में बताया गया है। तो आपको मेनली इसको कंसेप्ट से याद रखना है। ये लीगल टेक्स्ट है, आप वहाँ पे नहीं लिख पाओगे। तो मेनली इसका जो क्रक्स है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, छोड़ दो इसको। और ये क्वेश्चंस आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, क्योंकि
ये सिंगल टाइप के ही क्वेश्चन है एक जैसे। यहाँ आप इसको देख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इसके जैसा ही है, तो वहाँ उसको छोड़ देना, इसको देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आपने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी थ्योरी अगर आपने रिविजन लेक्चर से अच्छे से समझी है तो मुझे नहीं लगता आपको लास्ट के मोमेंट पे इसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको देख लेना है। वैसे ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम कर जाएगा, तो मत देखना इसको एग्जाम के मोमेंट, है ना। इसको आपको पहले ही देख लेना है, 1-2 बार पहले ही कर लो एग्जाम से पहले। एग्जाम के मोमेंट पे मत देखना, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफर प्राइसिंग में वो जो एसोसिएट एंटरप्राइजेज के डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। किनको ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में बात करते हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप देख लेना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद ये मत देखना क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्ट वाला है कि कितना इंटरेस्ट इसमें अलाउड डिसअलाउड होगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैंने मार्क करवाई है, ये क्वेश्चन आप एग्जाम के मोमेंट पे देख लो, मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसमें से रिपीट नहीं होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम कंसेप्चुअल अगर यहाँ से रेडी कर गए तो एग्जाम में आप उनको कर पाओगे। तो हमारा क्या है, मेन टारगेट जो है कंटेंट को कट शॉर्ट करना है, ताकि हमारा होल सिलेबस रिवाइज हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को देख जाना। और इसके बाद बात करते हैं हम DTAA, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, वो भी मैं मार्क करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, नहीं देखना है आपको, इसमें वो फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट और जो इंडियन कंपनी पे टैक्स रेट लगती है उसके बारे में है कि DTAA और इनकम टैक्स के में से कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो बोलता है कि विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंपनी पे जो है वो 40% टैक्स रेट लगेगी, वही यहाँ पे बताया गया है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मत देखना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मत देखना। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के ये मेडिकल वाला देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है और हाथ से करके देखना है, ठीक है। इसमें जो है एक तो ये पॉइंट अच्छा है इसमें, और रॉयल्टी का तो ठीक है हर बार आता है, और एक यहाँ पे रेंट दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अगर रेंट दिया हो तो फिर म्यूनसिपल टैक्स भी लेस होगा और 30% की जो डिडक्शन मिलती है वो भी लेस होगी। लेकिन कभी कभी क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे देता है, तो फिर वहाँ पे हमको ये किसी भी प्रकार की डिडक्शन और ये टैक्स वगैरह लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं देखना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होने वाला है इनसे। तो एक ही कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन आप पकड़ लो।
क्वेश्चन नंबर 8 नहीं देखना, क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप एक बार इसको भी देख लेना, और क्वेश्चन नंबर जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना, एग्ज़ाम के टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देना क्योंकि 9 के जैसा सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लेना, और क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए इसके क्वेश्चंस। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ जिसकी द्वारा आप DTAA का क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में सोल्व करते हो तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, जितना टाइम आप अभी नॉर्मली कंज्यूम करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, 70% टाइम में आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो, ऐसी मेरी गारंटी है। तो देखते हैं वो फॉर्मेट कौन सा है। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंने उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व किया हुआ है, सिर्फ मैं आपको उसको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि टाइम का कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इंडिया के साथ साथ मुझे कंट्री और कंट्री बी से भी इनकम हो रही है, ठीक है। मुझे 3 कंट्रियों से यहाँ पे इनकम हो रही है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि जितनी कंट्री से इनकम है प्लस 1 करके उतने कॉलम मुझे यहाँ पे बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4, इंडिया से, कंट्री ए, कंट्री बी और टोटल इनकम, ठीक है ना। ये 4 कॉलम मैंने बना लिए। मैंने लिख लिया है कि मेरे पास इंडिया से कितनी इनकम है, कंट्री ए और कंट्री बी, और उसके साथ ही टोटल इनकम वाला कॉलम। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे इनकम दी हुई है उनको वैसे के वैसे यहाँ पे फिल करना है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले इसने मेरे को बोला है कि इंडियन इनकम, ठीक है। इंडिया से मुझसे बोला है मेरे को कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरी ऑन इन इंडिया, तो मुझे सबसे पहले बिजनेस हेड यहाँ पे बनाना है, ये रहा। आप इन हेड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है कि ऐसा कि सबसे पहले हमारे पास सेल आना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए, या IFS आना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। ये हेड है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का ऊपर नीचे या इनका सीक्वेंस में होना कोई मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस हेड की इनकम आ रही थी, मैंने वही ले ली, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब देखो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इनकम फ्रॉम PGBP या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सिर्फ इतना ही लिखना है। इसके बाद आपको जोन से इनकम दे रखी है और जिस कंट्री के उस कंट्री के कॉलम में आपको वो फिट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो कि बिजनेस इनकम अदर कंट्रीज से भी है क्या मेरे पास, कंट्री एक क्या बिजनेस इनकम है क्या, शायद नहीं है, और कंट्री बी में इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलम खाली, और टोटल में यही इनकम मेरी टोटल के कॉलम में आ जाएगी, ठीक है, मैंने लिख दी। इसके बाद सेकंड पे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये तो IFS में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक काम करो, आप हाउस प्रॉपर्टी को उठा लेते हैं सबसे पहले। तो कंट्री बी में यहाँ मैंने हाउस प्रॉपर्टी को लिख रखा है, ठीक है। तो सेकंड हेड है मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जो है मेरी कंट्री बी की। इसमें सबसे पहले मुझे रेंट दिया हुआ है, टोटल रेंट जो रिसीव्ड है वो 3,30,000 है ये, ठीक है। इसमें से मैं म्यूनसिपल टैक्स हटाऊँगा, हटा दिए, GAV आ गई मेरे पास। इसमें से 30% डिडक्शन हटाने के बाद जो मेरे पास बचा, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। किस कंट्री की है, कंट्री बी की। तो मैंने कंट्री बी के कॉलम में से लिख दिया, कंट्री ए और इंडिया से मुझे कोई इनकम नहीं है, ठीक है। अब इसी को मैं टोटल के कॉलम में लिख दूंगा। ये कैलकुलेशन आप यहाँ कर सकते हो, कोई आपको मतलब ऐसा एग्जाम में ऐसा कुछ ऐसा है ये नहीं कि आपको ये रफ में ही देना है या वर्किंग नोट में देना है, आप वहाँ पे भी ये वर्किंग दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा हेड आता है मेरे पास IFS का। अब IFS के कौन कौन से इनकम मुझे हो रही है मैं यहाँ देखता हूँ। सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैंने लिख दिया। अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक विद IDBI बैंक है, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया। कहाँ से, इंडियन इनकम है, तो इंडियन वाले कॉलम में मैंने इसको लिख दिया। बाकी मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया, तो टोटल में 24,000 यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंट्री ए है मेरे पास, उसमें से एग्रीकल्चर की इनकम है। अगर एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन की है तो यहाँ पे टैक्स होगी, तो IFS में टैक्स होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्रीकल्चर की इनकम। अब इंडिया से नहीं है
जिस भी कंट्री से सीधे से कॉलम में लिख दो और टोटल के कॉलम में लिख दो, यानी कि ये दो जगह आने वाली है। टोटल में तो फिक्स है कि आएगी और जिस कंट्री से रिलेटेड है वहाँ पे भी इसको लिखना है। इसके बाद थर्ड पे है मेरे पास रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम को देखा 8 लाख रुपए की है, लेकिन उसने 70,000 रुपये का खर्चा भी किया है, तो हमको यहाँ पे नेट ऑफ करके लिखना है। ठीक है, ये नेट ऑफ करके आएगी कंट्री बी में, और टोटल के कॉलम में भी इसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। इसके बाद बोल रहा है कि डिविडेंड रिसीव किया है फॉरेन कंपनी से कंट्री बी में, तो ये डिविडेंड इनकम आ गई कंट्री बी में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इनका सबका टोटल लगा लेंगे। टोटल इनकम का जो हमारा टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको सेपरेटली इन सब के टोटल लगा लेने हैं। इनके जो टोटल है अब आपको काम आने वाले नहीं है। ठीक है, मेनली जो काम आने वाला है अब हमारे पास यही कॉलम है, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये मेरी टोटल इनकम है, यहाँ से मुझे डिडक्शन को हटाना है। चैप्टर 6 की डिडक्शन है। ठीक है, 80 QQB रॉयल्टी वाली मैंने 3 लाख यहाँ से हटा दी है। इसके बाद मुझे एक और डिडक्शन है 80TTA वाली, जो इंटरेस्ट पे मिलती है मुझे। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट पे, तो 10,000 की है, तो मैंने यहाँ से हटा दी। अब मेरे पास क्या बचा, नेट इनकम। ठीक है, ये मेरी नेट इनकम बची है। पहले मुझे सबसे इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है कि मेरा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट आ रहा है, तो आपको सीधे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही यहाँ पे देखना है। कैसे कि टैक्स जो है वो फर्स्ट 10 लाख पे, हमको ऐसे नहीं लिखना है कि अप टू 250 लाख एग्जाम्ड है, उसके बाद इतना परसेंट 5% है, उसके बाद 20% है, ऐसा नहीं लिखना है। आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यानी कि फर्स्ट 10 लाख पे मेरे पास जो है वो इतना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस पे कितना आएगा वो लिख देना है। टोटल मेरा 378। ठीक है, उसके बाद 4% HE से हमको लगाना है, मैंने वो भी लगा दिया। टोटल टैक्स मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। अब आप इसका सजेस्टेड आंसर देखोगे तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है, तो आपको सही कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये मेरा टोटल टैक्स आ रहा है, यहाँ से मुझे रिबेट लेस करनी है 91 की। इसके बाद मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा टोटल टैक्स पेबल। अब रिबेट को कैसे निकालना है, आपको नीचे वर्किंग बनानी है। वर्किंग में आपको दोनों कंट्रीज को वैसे ही फॉर्मेट में लिख देना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। कंट्री ए और कंट्री बी आपने लिख दी है। और सबसे पहले देखो कि वहाँ पे टैक्स रेट क्या थी, यहाँ पे दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में उनकी एप्लीकेबल टैक्स रेट। कंट्री की 12 है, कंट्री बी की 23% है। अब हमें बी पॉइंट पे हमारी एवरेज टैक्स रेट जो इंडिया की वो लिखनी है। वो कैसे निकालेंगे कि हमने इंडिया में कितना, हमारा इंडिया में भी टैक्स कितना आ रहा है वो उठा लो। हमारी इंडियन इनकम कितनी है, ये वाली टोटल वाली, ये उठा लो नेट इनकम। इसके बेसिस पे आपको एवरेज टैक्स रेट निकालनी है। ठीक है, ये आ गई हमारी एवरेज टैक्स रेट। अब सी पॉइंट में हम छूट कितनी देते हैं, देखो रिबेट ऑफ लोअर और अबव, इन दोनों की लोअर जो भी होगी यहाँ पे उससे हमें रिबेट मिलने वाली है। तो इन दोनों में से जो लोअर है 12% मैंने लिख ली, और यहाँ से मेरी जो लोअर है वो है 20.85, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब किस इनकम पे ये हमें रिबेट मिलने वाली है हम उसे देखते हैं। ये मेरी इनकम आएगी अब यहाँ पे। तो कंट्री ए की अगर मैं बात करूँ तो कंट्री ए का जो टोटल है ये है 8,02,000, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने की स्पेशली ज़रूरत है। मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, 8,02,000 पे वो क्या करेंगे, रिबेट निकाल देंगे, लेकिन शायद वो एक बात भूल गए कि यहाँ पे जो रॉयल्टी की इनकम है वो जुड़ी हुई है, और रॉयल्टी पे ऑलरेडी यहाँ पे मैं 3 लाख की डिडक्शन ले चुका हूँ। तो आपको ये 8,02,000 रुपये में से 3 लाख रुपये हटाने हैं। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 3 लाख हैं, ठीक है, 3 लाख हटाने हैं। बैलेंस अमाउंट पे आप पे ये रिबेट मिलने वाली, ठीक है। तो 5,02,000 पे मुझे रिबेट मिलेगी 12% से, ये आ गई। और यहाँ पे कंट्री बी का टोटल कितना है, देखो आपको फटाफट से पिक करना पड़ गया यहाँ से, नहीं तो आपके जिस क्वेश्चन को अगर आपके फॉर्मेट से करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब सीधे आपने यहाँ से इनकम उठाई और यहाँ लिखी और आपने इस पर रिबेट दे दी, ठीक है। तो ये मेरी रिबेट आ गई। अब इन दोनों को टोटल कर दो आप, इनको भी और इसको भी। ये टोटल करके आपको
यहाँ लिखना है ये रिबेट में इसके सामने, और इसको हटाने के बाद जो आपका आएगा वो टेक्स्ट पेपर आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इजी फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गलती होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट है। और अगर आप पहले टोटल इनकम निकालते हो, फिर उसके बाद कंट्री ए का निकालते हो, कंट्री बी का निकालते हो, और फिर इनकी जो रिबेट मिलने वाली है वैसे निकालोगे, और इनकी जो टैक्स रेट है उनको अलग अलग से लिखोगे, तो बहुत सारा मामला जो इसमें है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है आप यहाँ गलती कर जाओगे, ये जो 8,02,000 है यहाँ से उस 3 लाख को हटाओगे नहीं। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि ये जो टोटल है, जिस भी कंट्री की इनकम में रॉयल्टी आ रही है उस कंट्री में से मेरे को रॉयल्टी की इनकम को हटाना है, यानी कि ये वाला अमाउंट यहाँ से हटाना है, ठीक है। उसके बाद नेट पे मुझे यहाँ पे हटा के बता देना है, और नेट अमाउंट पे मुझे रिबेट देनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से देखने के बाद आपको ये आइडिया मेरे हिसाब से लग गया होगा कि कितना ईजी है DTAA के क्वेश्चन को करना, और पूरे में से पूरे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, आप अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।